क्या आपने कभी सोचा है ये जो मानसून आता है किसके हिस्से का बारिश लाता है? ये जो बरसात के पानी में आप भीगते हो, ऐसा कौन है जो उसकी एक बूंद को भी तरस जाता है? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी की थोड़ी फिलॉसफी समझेंगे, थोड़ी यूरोपी समझेंगे। मानसून को आए कई दिन हो चुके हैं। तपती हुई धरती बारिश के पानी से तर होकर ठंडी हो रही है। आप भी लू के थपेड़ों से मुरझा चुके बदन पर बरसात के ठंडी हवाओं के झोंकों को बड़े ही करीब से महसूस कर रहे होंगे और तरोताजा भी हो रहे होंगे। पर क्या आप जानते हो, कोई है जो अब भी जल रहा है। वो जलता है ताकि हम इस बरसात को पा सकें। हमसे दूर एक कोने में सबसे अकेला, बिल्कुल तन्हा, खामोश सा। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है थार। थार मरुस्थल। अपने भारत का थार, अपने राजस्थान का थार, जिसे हमने कुछ यूं जाना है कि इसकी धरती पे कुछ उगता ही नहीं। मरु से भरी भूमि बंजर जो होती है। रेत के टीले आंधियों के साथ अपनी जगह तो बदलते रहते हैं, मगर कमबख्त बदल नहीं पाते अपना नसीब। अपने बदनसीब होते हुए भी ये हमारा नसीब जरूर बदल देते हैं, या यूं कहें कि ये बदल देते हैं लगभग पूरे भारत का ही नसीब, पूरे देश का नसीब। आइए समझते हैं थोड़ी ज्योग्राफी को, जिससे फिलॉसफी भी समझ में आ जाएगी। पृथ्वी परिक्रमा करने की प्रक्रिया के दौरान जब सूर्य के निकट आ जाती है और सूर्य की तरफ पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा ही झुका होता है, इस उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऐसे कहें कि यहीं से शुरुआत होती है गर्मी के मौसम की। इसी हिस्से पर हमारा देश भी स्थित है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी गर्म होने लगता है। साथ ही साथ गर्म होने लगती है थार की रेत, जो इतनी चंचल होती है कि ठंडी में तुरंत ठंड और गर्मी में तुरंत गर्म हो जाया करती है। समंदर में बादल बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ थार की रेत भी गर्म होते होते इतनी गर्म हो जाती है कि वहाँ आस पड़ोस की हवा को भी गर्म कर देती है। हवा गर्म होने पर इतनी हल्की हो जाती है कि ऊपर उठने लगती है। पूरे थार और आसपास के क्षेत्र में निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र बना जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हवाएं उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर अग्रसर होती हैं, और इसीलिए अरब सागर के ऊपर वाष्पीकरण से बने बादल थार की तरफ दौड़ते हैं उस खाली जगह को भरने के लिए। पर हाय रे किस्मत, सामने अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं बादलों को आगे बढ़ने से ही रोक लेती हैं। फिर ये बादल अपना रास्ता मध्य भारत की तरफ मोड़ लेते हैं और पूरे मध्य भारत में बारिश करते हुए झूम के आगे बढ़ते हैं। थार के निम्न दाब क्षेत्र तक घूम कर पहुँचते पहुँचते ये बादल अपना पानी खो चुके होते हैं और थार फिर सूखा का सूखा ही रह जाता है। सबको पानी पिलाकर खुद प्यासा रह जाना, शायद इसी को कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे बादल हिमालय पर्वत से टकराकर वापस मुड़ते हैं और गंगा के क्षेत्रीय मैदानों में बारिश करते हैं। तो क्या हो अगर थार भी हरा भरा हो जाए? क्या हो अगर थार की रेत भी मिट्टी हो जाए? फिर शायद आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान रेत हो जाएगा। मुझे मालूम है कि मेरे खेतों में फसलें तब उगती हैं जब कहीं की मिट्टी खुद को बंजर कर लेती है। मैं बारिश में भीगने के मज़े तभी ले पाता हूँ जब कहीं कोई मेरे हिस्से की जलन में जल रहा होता है। शायद इसीलिए आज जब लोग हरियाली के पीछे दीवाने हैं, मुझे मोह लेती है थार की वो दूर दूर तक खामोश से बिखरी हुई रेत, जो सिखाती है गुमनाम रहकर औरों के लिए जीना किसे कहते हैं। मुझे खूबसूरत लगते हैं रेतों पर पड़े ऊंटों के कदमों के निशान, जो अकेले चलने का हौसला देते हैं। मुझे अच्छा लगता है रेत का गुरूर, जो कभी मिट्टी की तरह पांव से नहीं चिपकता। थार सिखाता है मुझे बारिश को महसूस करना और भीग जाना। थार सिखाता है मुझे मिट्टी के लिए मरुस्थल हो जाना। कितनी दफा तुम्हारी शुक्रिया अदा करूँ थार, शुक्रिया थार।